तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब अनबैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड विथ 3 वायर एंड 4 वायर सिस्टम। स्टार कनेक्टेड अनबैलेंस्ड लोड। अब आप यहां देखिए, आपको 2 स्टार कनेक्शंस इसमें दिख रहे हैं। जो लेफ्ट साइड में स्टार कनेक्शन है, जहां पर हमने क्वाइल्स को रिप्रेजेंट कर रखा, दैट इज अ सप्लाई, और जो राइट साइड में है दैट इज अ लोड। देखिए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कौन सप्लाई है कौन लोड है, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है इट इटसेल्फ सेइंग दैट सप्लाई इज ऑन लेफ्ट साइड एंड लोड इज ऑन द राइट साइड। लोड में हमने क्या लिखा है, इंपीडेंसेस के बजाय हमने यहां पर मेंशन किया है वाई आर, वाई वाई, वाई बी, दैट आर द एडमिटेंसेस। और जो सेंटर पॉइंट है दैट इज अ न्यूट्रल एन डैश। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो इसमें देखिए सप्लाई साइड में न्यूट्रल पॉइंट क्या है, नोड न्यूट्रल पॉइंट एन है। अगर ये एन और एन डैश को हम कनेक्ट नहीं करते हैं, सपोज हमने क्या किया, यहां से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो इसमें कितने वायर्स हैं अभी, रेड, ब्लू एंड येलो। आरबीवाई सिस्टम या आरवाईबी लाइंस हैं, 3 ही वायर्स हैं। तो दिस इज अ 3 अब अगर ये कैसा हो गया, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक है। फेजेस तो 3 पहले से ही थे, और न्यूट्रल को हमने कनेक्ट नहीं किया सप्लाई एंड लोड के न्यूट्रल्स को एक साथ, तो यहां पर 3 वायर्स ही हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो इनके न्यूट्रल्स हैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जो ग्रीन कलर का हमने वायर शो किया है दैट इज ए न्यूट्रल वायर। तो अब देखिए 3 लाइंस तो पहले से थी, आर बी वाई, और एक हो गई न्यूट्रल लाइन, तो कितने वायर्स हो गए, 4 वायर्स। तो फेजेस अभी भी कितने हैं, 3, बट एक 4 वायर सिस्टम हो गया। तो जनरली अनबैलेंस सिस्टम में हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम ही हमें मिलेगा देखने को, या फिर हम इसका यूज करेंगे। जब ये 4th वायर नहीं था तो आप देखिए कि एट नोड एन डैश, एट नोड एन डैश करंट कितनी आ रही है उस नोड, पर्टिकुलर नोड पे, एक आई आर आ रही है, एक आई वाई आ रही है, और एक आई बी आ रही है। और इस केस में ये तीनों करंट का सम क्या होता है, 0, क्योंकि वहां 4th वायर प्रेजेंट नहीं था और न्यूट्रल क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहां पर जब केसीएल आप यूज करेंगे, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल्स टू 0। लेकिन when system is unbalanced and neutral wire is present, तो ये जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, न्यूट्रल करंट के इक्वल होगा। तो ये बैलेंस्ड केस में ये होता है कि ये इक्वल होता है 0 के, अनबैलेंस्ड केस में ये न्यूट्रल के इक्वल होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही धीरे इसमें हम चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये न्यूट्रल वायर का मेन रोल क्या है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कहा नहीं जाता बट आपको समझना होता है और उसका यूज करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको न्यूट्रल करंट का यहां पर रोल समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये न्यूट्रल करंट किसके इक्वल होगा, ये हमें सॉल्व करना है, और इस न्यूट्रल पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा ये सॉल्व करना है। तो हम उसको कहते हैं न्यूट्रल वोल्टेज, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड के केस में, दिस इज इन अनबैलेंस्ड केस।
अब इक्वेशन 2 में आई आर आई वाई और आई बी की वैल्यूज रखेंगे विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो क्या होगा, आई आर इक्वल्स टू करंट इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द एडमिटेंस। तो आई आर की वैल्यू हो गई वी आर एन डैश वी आर एन डैश मतलब आप सप्लाई की साइड में देखिए ये रेड लाइन आ रही है, ठीक है, आई आर टू आर डैश फ्लो कर रहा है और विद न्यूट्रल एन डैश के रेस्पेक्ट में जो इसके क्रॉस फेज, इस फेज के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना है वी आर एन डैश, ठीक है, और इसका एडमिटेंस कितना है वाई आर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, करंट मिल गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एन माइनस वी एन एन डैश। देखिए इस साइड में ऑन दिस साइड दिस इज द फेज, ये न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, यहां पर ये फेज है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, क्योंकि एक लूप फॉर्म हो रहा है, ये लूप फॉर्म हो रहा है तो लूप में वोल्टेज आप फाइंड आउट करेंगे। नोड्स के बीच भी वोल्टेज है तो नोड्स के बीच वोल्टेज कितना है वी एन एन डैश, ठीक है, तो हम लिखेंगे वी आर एन माइनस वी एन एन डैश और ये जो वोल्टेज हो जाएगा ये हो जाएगा विद आर डैश एन डैश। तो आई आर इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय एडमिटेंस, राइट। सिमिलरली यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ आई वाई होगा वी थ्रू फेज वाई। नेक्स्ट आई वाई, तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा वी वाई एन डैश मल्टीप्लाइड बाय द एडमिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। और सिमिलरली हम इसको लिखेंगे right. Now substitute all these values in equation number 2. So after substitution और इन वैल्यूज को हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि v n n डैश सभी में कॉमन है, तो इसको रीअरेंज करके क्या आएगा वो डायरेक्ट इक्वेशन हम आपको यहां पर लिख रहे हैं। So this is the equation. As you know, at any particular node, the incoming and outgoing currents, the sum of incoming and outgoing currents are equal to 0. तो यहां पर क्या हो जाएगा by KCL and this is for balance condition. तो देखते हैं इसमें बैलेंस कंडीशन सब्सटीट्यूट करते हैं क्या आता है। जब इसको 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा वी एन एन डैश की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं एंड दिस वी एन एन डैश इज अ न्यूट्रल वोल्टेज। So this is VNN dash for unbalanced condition and this VNN dash is also called a neutral shift. Right? So unbalanced स्टार कनेक्शन के केस में हमेशा न्यूट्रल वायर प्रेजेंट होगा, तो ये 4 वायर सिस्टम होगा और इस 4 वायर सिस्टम के केस में हमेशा आपको न्यूट्रल शिफ्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो अभी तक हमने अनबैलेंस डेल्टा कनेक्शन लोड और अनबैलेंस स्टार कनेक्शन लोड जो हमने एक्सप्लेन किया है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल शिफ्ट क्या होती है, ठीक है। तो आइए हम आपका नॉलेज चेक करते हैं। अब आइए देखते हैं कि 3 फेज सिस्टम में
स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, चाहे वो लोड हो या सप्लाई हो, उनका एक दूसरे में कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर उसका यूज कैसे करेंगे बिल्कुल सिमिलर है, बट एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो देखते हैं कि 3 फेज में स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो देखिए यहां पर हमने डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा सिस्टम के इनसाइड आप देखेंगे डॉटेड लाइन में स्टार कनेक्शन भी हमने ड्रॉ किया हुआ है और उसका जस्ट रेप्लिका आउटसाइड हमने ड्रॉ किया है। तो ये तो आपको पता है कि अगर ये देखिए इम्पीडेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो प्योर रेजिस्टिव होगा, या फिर प्योर कैपेसिटी होगा, या फिर प्योर इंडक्टिव होगा, या फिर इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो प्योर रेजिस्टिव है या फिर रेजिस्टेंस पार्ट उसमें इन्वॉल्व है तो वहां पर पावर लॉस होगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक, रेजिस्टिव और इंडक्टिव के केस में कन्वर्जन के जो फॉर्मूला ही आते हैं वो सेम होते हैं। कैपेसिटिव के कैपेसिटेंस अगर उसमें यूज हो रहा है तो उस केस में वो जस्ट रिवर्स होता है। तो हम तीनों देखेंगे एक बार यहां पे उनके फॉर्मूला है। डेल्टा कनेक्शन में जो इंपीडेंसेस हैं वो Z1, Z2, Z3 हैं और उनके अपने जो फेजेस हैं, सपोज Z है 2 + J3, तो 2 + J3 का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 + 9 √13 एम्पलीट्यूड होगा और उसका कुछ एंगल आएगा tan 1 3/2, दैट इज φ1, है ना। सिमिलरली φ2, φ3, और जब उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो ZA का जो अपना फेज होगा, ZB का अपना φB फेज होगा, ZC का φC फेज होगा, या फिर रिवर्स स्टार टू डेल्टा करेंगे तो फेजेस तो हमेशा होने ही होने हैं। ठीक है, तो वंस you convert from delta to star, the values will be ZA। अब ZA देखिए किसके बीच में है, यहां ZA is in between Z3 and Z1, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है, Z2 है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ZA इक्वल्स टू जिसके बीच में है, Z1 और Z3 के बीच में है, तो ZA Z1 Z3 Z3, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ZB लिखेंगे, देखिए हम यहां पर एंगल्स हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जब आप Z1 Z3 के उसको सॉल्व करेंगे उनके एंगल्स अपने आप आ जाएंगे, फेजर्स, ठीक है। Z1 Z2 अपॉन Z1 + Z2 + Z3, एंड व्हाट अबाउट ZC, ZC इज इन बिटवीन Z3 एंड Z2, तो यहां पर आप लिखेंगे तो यहां पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है डेल्टा टू स्टार है या स्टार टू डेल्टा है। वैल्यूज हमने किसकी लिखी हैं, स्टार की, और किसके टर्म्स में लिखी हैं, डेल्टा के टर्म्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हो गया, ठीक है। एंड अब यहां पर स्टार टू डेल्टा अगर हम कहें कि Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज हम फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ ZA ZB ZC, तो वो क्या होगा, Z1 पहले ही डायग्राम में देखिए आप, इसमें ये Z1 है, यहां पे ये Z1 कहां पे आ रहा है, ZA और ZB के साइड में आ रहा है, ठीक है, ZA और ZB के साथ, और Z1 के अपोजिट कौन सी ब्रांच है, ZC है। तो जो इसके साथ में है ZA ZB उनको लेना है और अपोजिट को बाद में लेना है। कैसे, यहां पे आपको लिखना है ZA + ZB क्योंकि उसके साथ में है, देन ZA ZB अपॉन उसके अपोजिट इंपीडेंस जो है ZC। सिमिलरली Z2 अगर लिखेंगे तो Z2 देखिए आप डायग्राम में ZB और ZC के साथ है, तो यहां पर लिखेंगे ZB + ZC, देन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय द अपोजिट इंपीडेंस दैट इज ZA। Z3 है ZA और ZC के साथ, तो यहां पर लिखेंगे ZC + ZA + ZA ZC डिवाइडेड बाय ZB। ये तो हो गया नॉर्मल केस, अगर हम आप इंपीडेंस लिखते हैं तो, ठीक है। तो अगर रजिस्टर हो यहां पर इंपीडेंस में
प्योर या फिर इंडक्टर हो तो ये फॉर्मूला ही सेम रहेंगे। सिर्फ आपको जेड के प्लेस पे क्या लिखना है, R1 R2 या RA RB और L1 L2 या LA LB। बट अगर कैपेसिटर है, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, now if Z is capacitance, then तो जो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है वहां पर वैल्यूज क्या आएंगी देखते हैं। CA ZA की जगह पे CA कनेक्ट होगा और उसके जो साइड में होंगे C1 होगा और C3 होगा, ठीक है। तो जो आपने डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में, डेल्टा टू स्टार में जो आपने इंपीडेंस फाइंड किया था वो कैपेसिटेंस के लिए स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपने डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा फाइंड किया था वो कैपेसिटर के लिए डेल्टा टू स्टार हो जाएगा। तो यहां पे ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर जेड कैपेसिटेंस है स्टार टू डेल्टा में हो जाएगा। और फर्स्ट डेल्टा टू स्टार, अब स्टार टू डेल्टा, तो स्टार टू डेल्टा में जस्ट उल्टा केस हो जाएगा जो वहां पर हम डेल्टा टू स्टार करते थे। तो इसमें आ जाएगा C1। अब जो C1 है तो C1 जिसके बीच में होगा वो वैल्यूज आएंगी यहां पर CA CB के बीच में और अपॉन टोटल कैपेसिटेंस CA प्लस CB प्लस CC। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर C2 एंड C3। So this is the star to delta conversion and delta to star conversion for capacitor. Pure capacitance is connected in all the three phases. Then otherwise in case of impedances वो हमने आपको दिखाया हुआ है।